जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भैरवनाथ का वध किसने किया? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए कथा का अगला भाग श्रवण करते हैं। तो जीने के मोड़ पर सुरेश और वृंदा टकरा गए। दोनों के हाथों से उनकी किताबें गिर गईं। वे दोनों अपनी अपनी पुस्तकें उठाने के लिए झुके। पुस्तकों को उठाते समय सुरेश के हाथ वृंदा के हाथों से टकरा गए। वृंदा के सारे बदन में झुरझुरी सी फैल गई। जवानी में किसी पुरुष का स्पर्श नारी के मन के तारों को झकझोर कर रख देता है। सुरेश ने लड़खड़ाई हुई आवाज में कहा, मुझे माफ करें मिस वृंदा। वृंदा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी पुस्तकें उठाकर चली गई। वृंदा इस बात को अच्छी तरह से समझ रही थी कि सुरेश उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। सुरेश भी अपने मन में कुछ ऐसा ही सोच रहा था। धीरे धीरे वे एक दूसरे के काफी करीब आने लगे और वे दोनों विद्यालय के बाद भी एकांत में मिलने लगे। वृंदा की यह मजबूरी थी कि उसे किसी न किसी सहारे की आवश्यकता थी। उसे सुरेश से अच्छा सहारा कौन मिल सकता था, इसलिए उसने अपने दिल को उसके हवाले कर दिया। सुरेश और वृंदा विद्यालय में चर्चा का विषय बनने लगे। जो वृंदा किसी को अपने पास पटकने नहीं देती थी, वही चर्चा का विषय बन गई। अगर कहा जाए कि वृंदा पूरी तरह से सुरेश के जाल में फंस गई थी तो गलत नहीं होगा। एक दिन विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही सुरेश वृंदा को मिल गया। उसने आंख से इशारा करके उसे अपने पास बुला लिया। वृंदा के पास आने पर बोला, आओ आज एक होटल में चलेंगे। सुरेश के चेहरे पर शरारत खेल रही थी। क्यों वृंदा, तुम्हारी हर बात में क्यों कहने की आदत बहुत बुरी है। मैंने तो तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाई है, फिर अब तुम इतनी शंका क्यों करती हो? सुरेश, वृंदा ने हंसते हुए कहा, हम लोगों का इस तरह से मिलना और रोज विद्यालय से जल्दी चले जाना अच्छा नहीं। अरे छोड़ो भी, आओ, सुरेश ने कहा। हल्की सी नाराजगी के साथ वृंदा सुरेश के साथ चल दी। वे दोनों साथ साथ चलते हुए होटल में आ पहुंचे। होटल में आकर सुरेश ने एक कमरा ले लिया। वे दोनों कमरे में आ गए। वहां आकर उन्होंने हल्का खाना खाया। सुरेश ने वृंदा के पानी के गिलास में हल्के नशे की गोली डाल दी थी। कुछ देर बाद वृंदा को ऐसा लगा कि जैसे उसकी आंखें अपने आप बंद होती जा रही हैं। चाहकर भी वह अपने आप को होश में ना रख सकी। नींद ने उसे दबोच लिया। 4 घंटे बाद जब उसकी नींद टूटी तो वह अवाक सी रह गई। उसके पास कुछ भी ना बचा था। उसका सब कुछ सुरेश ने लूट लिया था। कुर्सी पर बैठा सुरेश उसकी ओर देख रहा था। वृंदा, सुरेश ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम्हारे रूप ने मुझे पागल बना दिया था। अब जो होना था सो हो गया। रोने धोने या चीखने चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं था। वृंदा ने अपने कपड़े ठीक किए और फिर सुरेश को देखती हुई बोली, अब चलो यहाँ से। वृंदा, हाँ सुरेश, मुझे माफ नहीं करोगी? सुरेश, वृंदा ने कहा, मेरे माफ करने या ना करने से क्या होता है? तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाई है। तुम चिंता क्यों करती हो? अगर हमारे माता पिता हमारा विवाह एक दूसरे के साथ करने के लिए तैयार ना हुए तो हम कहीं दूर चले जाएंगे, इतनी दूर कि हमें कोई खोज ना सके। फिर वृंदा ने कुछ नहीं कहा। वह कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं थी। उसे आत्मग्लानि हो रही थी। सुरेश वृंदा को अपने साथ लेकर चल दिया। रास्ते में उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और वे दोनों सीधे अपने रास्ते चले गए। वृंदा पूरी रात ना सो सकी और ना ढंग से खाना खा सकी। जिस लाज के मोती पर युवतियों को नाज होता है, उसे वह प्यार के चक्कर में गंवा चुकी थी, या यूं कहें कि वह धोखा खा चुकी थी। दुनिया कहती है कि युवतियों की लाज का धागा बड़ा कमजोर होता है, जो जरा सी ठसक से टूट जाता है। वृंदा की स्थिति ऐसी ही थी कि वह अपने मन की व्यथा किसी से कह भी नहीं सकती थी और मन ही मन घुट रही थी। समय बीतता गया। सुरेश को तो जैसे वृंदा पर विजय मिल गई थी। उसकी जब भी इच्छा होती वृंदा को अपने साथ होटल ले जाता और अपनी इच्छा पूरी करता था। वृंदा इससे परेशान थी और विवश थी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। सुरेश के जाल से उसका निकल पाना आसान नहीं था। एक दिन वृंदा ने सुरेश से फैसला करने का निश्चय किया। वह और सुरेश विद्यालय के पास ही एकांत स्थान पर बैठे थे। सुरेश वृंदा के बालों से खेल रहा था।
सुरेश, वृंदा ने धीमी आवाज में कहा। कहो वृंदा, क्या बात है? तुम मुझे यह बताओ कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं। मैं अब इस प्रकार के जीवन से तंग आ चुकी हूँ। वृंदा के स्वर में धीमा आवेश था। शादी भी कर लेंगे, क्यों चिंता कर रही हो? नहीं, उसने कहा, साफ साफ बताओ। वृंदा, मैंने अपने पिता को पत्र लिखा था। सुरेश ने कहा, उन्होंने लिखा है कि हमारी होने वाली बहू को हमें पहले दिखाओ, तब हम कोई फैसला करेंगे। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? अगर इनकार कर दिया तो? सुरेश ने कहा, हम भाग चलेंगे और विवाह कर लेंगे। अपने पिता के पास कब तक चलोगे तुम? कल चलेंगे। ठीक है, कल चलो। कल तुम सवेरे तैयार होकर आना। और दूसरे दिन वृंदा तैयार होकर आ गई। दोनों चल दिए। स्टेशन पर आकर सुरेश ने 2 टिकट खरीद ली। ट्रेन आई और वे सवार हो गए। वृंदा सुरेश के साथ जा रही थी, लेकिन उसकी मनस्थिति बड़ी खराब थी। वह बार बार विचारों में खो जाती थी। बार बार यह सोचती थी कि यदि वह समय से ना लौट पाई तो उसके माता पिता क्या सोचेंगे, उसके ना पहुंचने पर उनकी क्या हालत होगी। इधर वृंदा के विचार दौड़ते रहे और उधर ट्रेन दौड़ती रही। फिर एक स्टेशन पर सुरेश और वृंदा उतर गए। स्टेशन के बाहर निकलकर दोनों रिक्शे पर सवार होकर चल दिए। कुछ देर चलते रहने के बाद रिक्शा सुरेश के संकेत पर एक स्थान पर रुक गया। रिक्शे का किराया देकर दोनों एक मकान की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वे दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। वहां एक औरत थी। वह वृंदा को अपने साथ अंदर लेकर चली गई। कुछ देर बाद वह औरत वापस आई। उस औरत ने सुरेश के हाथ में 100-100 के नोट की 3 गड्डियां रख दी। सुरेश नोटों की गड्डियों को लेकर मुस्कुराता हुआ चल दिया। वास्तव में सुरेश वेश्याओं का दलाल था, जो भोली भाली युवतियों को फंसाकर लाता था और उन्हें बेचकर चला जाता था। शाम तक वृंदा को कुछ पता नहीं चला। उसने 1-2 बार पूछा, सुरेश कहाँ है? उसे बताया गया कि वह शाम को आएगा, बाजार गया है। शाम भी हो गई मगर सुरेश नहीं आया। वृंदा को लगा कि वह किसी जाल में फंस गई है। घर पर उसके माता पिता परेशान हो रहे होंगे, मगर अब हो क्या सकता था। काफी रात हो गई मगर सुरेश का कहीं कुछ पता नहीं था। जैसे तैसे रात बीतती जा रही थी। उस बाजार में संगीत बजने लगा, नाच गानों की आवाज आने लगी। अब वृंदा सब कुछ समझ गई थी। सुरेश उसे प्यार के जाल में फंसाकर इस कोठे पर बेच गया है। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, मगर अब उसके आंसू भी उसे नहीं बचा पाएंगे। उस समय उसकी क्या स्थिति थी, बस वही जानती थी। वह किसी तरह से वहां से भाग निकलना चाहती थी। वह एक बार उस बेवफा सुरेश से मिलना चाहती थी। वह कमरे से निकलकर बाहर आई। बाहर कई आदमी बैठे थे और वह औरत उनसे बात कर रही थी। उसने एक बार वृंदा की ओर संकेत कर दिया। अब उसे कोई शक न रह गया था। वृंदा ने अब अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाने का निश्चय किया। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह वहां उपस्थित लोगों की परवाह किए बिना सीढ़ियों की ओर तेजी से दौड़ी। उस कोठे की मालकिन और वहां उपस्थित सब लोग एक पल के लिए हक्के बक्के से देखते रह गए। एकाएक उनकी बात समझ में ही नहीं आई कि वे क्या करें और क्या ना करें। उस कोठे की मालकिन को इस बात की स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि वृंदा इस प्रकार की हरकत भी कर सकती है। उसने फौरन चीख कर दलालों को पुकारा और कहा, देखो उसे पकड़ो, वह भाग ना पाए। वृंदा तब तक बड़ी तेजी से सीढ़ियों से उतर गई। उस शहर का उसे कोई भी ज्ञान नहीं था। वह एक और दौड़ पड़ी। अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ रही थी वृंदा। बाजार में आने जाने वाले लोग उसे भागते देख रहे थे, मगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सब जानते थे कि उस बाजार में ऐसा अक्सर होता रहता है। वृंदा दौड़ रही थी। कोठे के मालकिन के दलाल उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। बेतहाशा भागते हुए वृंदा अचानक एक कार से टकरा गई। कार का पहिया उसके सर के ऊपर से उतर गया। वृंदा का भेजा बाहर निकल गया। चेहरा ऐसा हो गया कि पहचाना भी नहीं जाता था। कार का ड्राइवर गाड़ी को और तेजी से दौड़ाकर ले गया। उसने एक औरत को कुचलने के बाद गाड़ी को रोकने तक की तकलीफ नहीं की। वृंदा की लाश को पुलिस उठाकर ले गई और उसका पोस्टमार्टम करवाकर लावारिस करार देकर जलवा दी गई। इतना कहकर मैना चुप हो गई। कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद वह बोली, तोते, बोलो मैना, तुमने सुन लिया? हाँ मैना, देखा उस बेईमान को, मैना ने कहा। वृंदा ने उस बेमुरव्वत इंसान पर भरोसा किया, उस पर विश्वास करके अपने माता पिता को छोड़कर चल दी और उसने उसका यह सिला दिया कि उसके तन को 30,000 में बेच दिया। एक पल रुककर मैना ने पुनः कहना प्रारंभ किया, अब तुम बताओ, जब मैंने मर्दों के ऐसे किस्से सुन रखे हैं तो भला तुम्हें अपने पास कैसे आने दूं? वास्तव में संसार में मर्दों की जात बड़ी फरेबी, दगाबाज और बेपीर होती है। यही कारण है कि मुझे मर्द जात से नफरत है। मैना, हाँ बोल तोते,
यह मर्द जात पर सरासर इल्जाम है। तोते ने कहा, सच बात तो यह है कि मर्दों से ज्यादा वफादार तो कोई हो ही नहीं सकता। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।